लीजिए सुनिए, देवकीनंदन खत्री के लिखे उपन्यास चंद्रकांता संतति के 13वें भाग के 6वें बयान को मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में। जो कुछ हम ऊपर लिखाए हैं उसके कई दिन बाद जमानिया में दोपहर दिन के समय, जब राजा गोपाल सिंह भोजन इत्यादि से छुट्टी पाकर अपने कमरे में चारपाई पर लेटे हुए एक एक करके बहुत सी चिट्ठियों को पढ़ पढ़कर कुछ सोच रहे थे, उसी समय चौबदार ने भूतनाथ के आने की इत्तला की। गोपाल सिंह ने भूतनाथ को अपने सामने हाजिर करने की आज्ञा दी। भूतनाथ हाजिर हुआ और सलाम करके चुपचाप खड़ा हो गया। उस समय वहां पर इन दोनों के सिवाय और कोई न था। गोपाल सिंह: कहो भूतनाथ, अच्छे तो हो? इतने दिनों तक कहाँ थे और क्या करते थे? भूतनाथ: आपसे विदा होकर मैं बड़ी मुसीबत में पड़ गया। गोपाल सिंह: सो क्या? भूतनाथ: कमलिनी के मकान की बर्बादी का हाल तो आपको मालूम हुआ ही होगा। गोपाल सिंह: हाँ, मैं सुन चुका हूं कि कमलिनी के मकान को दुश्मनों ने उजाड़ दिया और उसके यहां जो कैदी थे वो भाग गए। भूतनाथ: ठीक है, तो क्या आप किशोरी, कामनी और तारा का हाल भी सुन चुके हैं जो उस मकान में थीं? गोपाल सिंह: उनका खुलासा हाल तो मुझे मालूम नहीं हुआ, मगर इतना सुन चुका हूं कि अब वे सब कमलिनी के साथ रोहतासगढ़ में जा पहुंची हैं। भूतनाथ: ठीक है, मगर उन पर कैसी मुसीबत आ पड़ी थी उसका हाल आपको शायद मालूम नहीं। गोपाल सिंह: नहीं, बल्कि उसका खुलासा हाल दरियाफ्त करने के लिए मैंने एक आदमी रोहतासगढ़ में ज्योतिषी जी के पास भेजा है और एक पत्र भी लिखा है, मगर अभी तक जवाब नहीं आया। तो क्या कमलिनी के साथ तुम भी वहां गए थे? भूतनाथ: जी हां, मैं कमलिनी के साथ था। गोपाल सिंह: तब तो मुझे सब खुलासा हाल तुम्हारी ही जुबानी मालूम हो सकता है। अच्छा, कहो कि क्या क्या हुआ? भूतनाथ: मैं सब हाल आपसे कहता हूं और उसी के बीच में अपनी तबाही और बर्बादी का हाल भी कहता हूं। इतना कहे भूतनाथ ने किशोरी, कमलिनी, लक्ष्मी देवी, भगवनिया, श्याम सुंदर सिंह और बलभद्र सिंह का कुल हाल जो ऊपर लिखा जा चुका है कहा, और इसके बाद रोहतासगढ़ किले के अंदर जो कुछ हुआ था और कृष्ण जिन्न ने जो कुछ काम किया था वो सब भी कहा। पलंग पर पड़े राजा गोपाल सिंह भूतनाथ की कुल बातें सुन गए, और जब वो चुप हो गया तो उठकर एक ऊंची गद्दी पर जा बैठे जो पलंग के पास ही बिछी हुई थी। थोड़ी देर तक कुछ सोचने के बाद वे बोले, हाँ, तो इस ढंग से मालूम हुआ कि तारा वास्तव में लक्ष्मी देवी है। भूतनाथ: जी हाँ, मुझे इस बात की कुछ भी खबर न थी। गोपाल सिंह: ये हाल बड़ा ही दिलचस्प है। अच्छा, कृष्ण जिन्न की चिट्ठी मुझे दो, मैं देखूं। भूतनाथ चिट्ठी देकर: आशा है कि इसमें कोई बात मेरे विरुद्ध लिखी हुई न होगी। गोपाल सिंह चिट्ठी देखकर: नहीं, इसमें तो तुम्हारी सिफारिश की है और मुझे मदद देने के लिए लिखा है। भूतनाथ: कृष्ण जिन्न को आप जानते हैं? गोपाल सिंह: वो मेरा दोस्त है, लड़कपन ही से मैं उसे जानता हूं। उसे मेरे कैद होने की कुछ भी खबर न थी। 5-7 दिन हुए जब वो मुबारकबाद देने के लिए मेरे पास आया था। भूतनाथ: तो मैं उम्मीद करता हूं कि इस काम में आप मेरी मदद करेंगे। गोपाल सिंह: हाँ हाँ, मैं इस काम में हर तरह से मदद देने के लिए तैयार हूं, क्योंकि ये काम वास्तव में मेरा ही काम है। मगर मेरी समझ में नहीं आता कि मैं क्या मदद कर सकूंगा, क्योंकि मुझे इन बातों की कुछ भी खबर न थी और न है। भूतनाथ: जिस तरह की मदद मैं चाहता हूं अर्ज करूंगा, मगर उसके पहले मैं ये जानना चाहता हूं कि क्या आप राजा बीरेंद्र सिंह और कमलिनी इत्यादि से मिलने के लिए रोहतासगढ़ जाएंगे? गोपाल सिंह: जब तक राजा बीरेंद्र सिंह मुझे न बुलावेंगे मैं अपनी मर्जी से न जाऊंगा, और न मुझे कमलिनी या लक्ष्मी देवी से मिलने की जल्दी ही है। जब तुम्हारे मुकदमे का फैसला हो जाएगा तब जैसा होगा देखा जाएगा। गोपाल सिंह की बात सुनकर भूतनाथ को बड़ा ताज्जुब हुआ, क्योंकि लक्ष्मी देवी की खबर सुनकर ना तो उनके चेहरे पर किसी तरह की खुशी दिखाई दी और न बलभद्र सिंह का हाल सुनकर उन्हें रंजी ही हुआ। कमरे के अंदर पैर रखते ही भूतनाथ ने जिस शांत भाव में उन्हें देखा था वैसी ही सूरत में अब भी देख रहा था। आखिर बहुत कुछ सोचने विचारने के बाद भूतनाथ ने कहा, आपने खास बाग में माया रानी के कमरे की तलाशी ली थी? गोपाल सिंह: तुम भूलते हो, खास बाग के किसी कमरे या कोठरी की तलाशी लेने से कोई काम नहीं चल सकता।
या तो तुम हेला सिंह के किसी पक्षपाती को, जो उस काम में शरीक रहा हो, गिरफ्तार करो, या दारोगा कमबख्त को दुख देकर पूछो। मगर अफसोस इतना ही है कि दारोगा राजा बीरेंद्र सिंह के कब्जे में है, और उसके विषय में उनको कुछ लिखना मैं पसंद नहीं करता। गोपाल सिंह की इस बात से भूतनाथ को और भी आश्चर्य हुआ, और उसने कहा, तलाशी से मेरा और कोई मतलब नहीं है। मुझे ठीक पता लग चुका है कि माया रानी के पास तस्वीरों की एक किताब थी, और उसमें उन लोगों की तस्वीरें थीं जो इस काम में उसके मददगार थे। बस मेरा मतलब उसी किताब के पाने से है, और कुछ नहीं। गोपाल सिंह, हाँ ठीक है, मुझे इस प्रकार की एक किताब मिली थी, मगर उस समय मैं बड़े क्रोध में था, इसलिए कमबख्त नकली माया रानी का असबाब, कपड़ा लत्ता इत्यादि जो कुछ मेरे हाथ लगा, उसी में उस तस्वीर वाली किताब को भी रखकर मैंने आग लगा दी। मगर अब मुझे जानकर अफसोस होता है कि वो किताब बड़े मतलब की थी। अब भूतनाथ को निश्चय हो गया कि राजा गोपाल सिंह मुझसे बहाना करते हैं और मेरी मदद करना नहीं चाहते। तब क्या करना चाहिए? इसके लिए भूतनाथ सिर झुकाए हुए कुछ सोच रहा था कि राजा गोपाल सिंह ने कहा, मगर भूतनाथ, मुझे याद पड़ता है कि तस्वीर वाली किताब में तुम्हारी तस्वीर भी थी। भूतनाथ, शायद हो। गोपाल सिंह, खैर अब तो वो किताब ही जल गई, उसके बारे में कुछ भी कहना वृथा है। भूतनाथ उदासी के साथ, मेरी किस्मत, मैं लाचार हूं। बस मदद के लिए केवल एक वही किताब थी जिसे पाने की उम्मीद में मैं आपके पास आया था। खैर, अब जाता हूं। जो कुछ हैरानी बदी है उसे उठाऊंगा, और जिस तरह बनेगा असली बलभद्र सिंह का पता लगाऊंगा। गोपाल सिंह, मैं जानता हूं कि इस समय जमानिया के बाहर होकर तुम कहां जाओगे और बलभद्र सिंह का पता क्यों कर लगाओगे, क्या करोगे? भूतनाथ ताज्जुब से, वो क्या? गोपाल सिंह, बस काशी में मनोरमा का मकान तुम्हारा सबसे पहला ठिकाना होगा। भूतनाथ, बस अब ठीक है, आपने खूब समझा, और अब मुझे विश्वास हो गया कि इस काम में आप मेरी बहुत कुछ मदद कर सकते हैं। मगर आश्चर्य है कि आप किसी तरह की सहायता नहीं करते। गोपाल सिंह, खैर, अब हम तुमसे साफ साफ कह देना ही अच्छा समझते हैं। कृष्ण जिन्न से और मुझसे निसंदेह दोस्ती थी, और वो अब भी मुझसे प्रेम रखता है। मगर किसी कारण से मेरी तबीयत उससे खट्टी हो गई, और मैं कसम खा चुका हूं कि जिस काम में वो पड़ेगा उसमें मैं दखल न दूंगा, चाहे वो काम मेरे ही फायदे का क्यों न हो, या मदद न देने के सबब से मेरा कितना ही बड़ा नुकसान क्यों न हो, या मेरी जान ही क्यों न चली जाए। बस यही सबब है कि मैं तुम्हारी मदद नहीं करता। भूतनाथ कुछ सोचकर, अच्छा तो फिर मुझे आज्ञा दीजिए कि मैं जाऊं और बलभद्र सिंह का पता लगाने के लिए उद्योग करूं। गोपाल सिंह, जाओ, ईश्वर तुम्हारी मदद करे। भूतनाथ सलाम करके कमरे के बाहर चला गया। उसके जाने के बाद गोपाल सिंह को हंसी आई, और उन्होंने आप धीरे से कहा, इसने जरूर सोचा होगा कि गोपाल सिंह पूरा बेवकूफ या पागल है। भूतनाथ महल की ड्योढ़ी पर आया, और जहां अपने साथी को छोड़ गया था, और उसे साथ लेकर शहर के बाहर निकल गया। जब वे दोनों आदमी मैदान में पहुंचे, जहां चारों तरफ सन्नाटा था, तो भूतनाथ के साथी ने कहा, कहिए राजा गोपाल सिंह की मुलाकात का क्या नतीजा निकला? भूतनाथ, कुछ भी नहीं, मैं व्यर्थ ही आया। आदमी, सो क्यों? भूतनाथ, उन्होंने किसी प्रकार की मदद देने से इनकार किया। आदमी, बड़े आश्चर्य की बात है, ये काम तो वास्तव में उन्हीं का है। भूतनाथ, सब कुछ है, मगर। आदमी, तो क्या लक्ष्मी देवी का पता लगने से वे खुश नहीं है? भूतनाथ, मेरी समझ में कुछ नहीं आता कि वे खुश हैं या नाराज। ना तो उनके चेहरे पर किसी तरह की खुशी दिखाई दी, न रंज। हंसना तो दूर रहा, वे लक्ष्मी देवी, बलभद्र सिंह, माया रानी और कृष्ण जिन्न का किस्सा सुनकर मुस्कुराए भी नहीं। यद्यपि कई बातें ऐसी थीं जिन्हें सुनकर उन्हें अवश्य हंसना चाहिए था। आदमी, क्या उनके मिजाज में कुछ फर्क पड़ गया है? भूतनाथ, मालूम तो ऐसा ही होता है, बल्कि मैं तो समझता हूं कि वे पागल हो गए हैं। जब मैंने उनसे पूछा कि राजा बीरेंद्र सिंह या लक्ष्मी देवी से मिलने के लिए आप रोहतासगढ़ जाएंगे, तो उन्होंने कहा, नहीं, जब तक राजा बीरेंद्र सिंह न बुलावेंगे मैं न जाऊंगा। भला ये भी कोई बुद्धिमानी की बात है? आदमी, मालूम होता है वे सनक गए हैं। भूतनाथ, या तो वे सनक गए हैं, और या फिर कोई भारी धूर्तता करना चाहते हैं। खैर, जाने दो,
इस समय तो भूतनाथ स्वतंत्र है, फिर जो होगा देखा जाएगा। अब मुझे किसी ठिकाने बैठकर अपने आदमियों का इंतजार करना चाहिए। आदमी: तब उसी कुटी में चलिए, किसी न किसी से मुलाकात हो ही जाएगी। भूतनाथ हंसकर: अच्छा, देखो तो सही भूतनाथ क्या क्या करता है और कैसे कैसे खेल तमाशे दिखाता है। अभी आप सुन रहे थे देवकीनंदन खत्री के लिखे उपन्यास चंद्रकांता संतति के 13वें भाग के 6वें बयान को मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में।